हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था वो पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उससे रिलेटेड कई सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, आज उसे क्या आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय। लेकिन गॉस की प्रमेय पढ़ने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो क्लास 12th है, क्लास 12th, ठीक है, और जो आपका सब्जेक्ट है वो क्या है, फिजिक्स। सब्जेक्ट आपका है वो है फिजिक्स। ठीक है बाबू, चलो देखो ध्यान से। तो सबसे पहले देखो, अभी तक जो क्षेत्रफल होता था वो ऋणात्मक नहीं होता था, वो ऋणात्मक नहीं होता था। लेकिन अब इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। पहली चीज़ क्या पढ़ना पड़ेगा, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो हेडिंग लिखते हैं, सबसे पहले इसमें आएगा घनकोण। क्या आएगा, घनकोण। ठीक है ना, हेडिंग है घनकोण। ठीक है, चलो देखो घनकोण। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, घनकोण में क्या करना है, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण को, किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा किसी गोलीय किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण को, खंड द्वारा उसके केंद्र पर आंतरित कोण को, ठीक है, कोण को घन कोण कहते हैं, घन कोण कहते हैं। ठीक है भैया, घन कोण कहते हैं। समझ में आ गया। और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं ये कोई आपका पार्ट है, ऐसे बात समझ में आई। और ये किसी बिंदु P पर, ऐसे सपोज करते हैं किसी बिंदु P पर केंद्र से जो है वो एक छोटा सा खंड, मतलब एक छोटे से एरिया, इसे आंतरित करता है। सपोज करते हैं ये आपका DA है। बात समझ में आ गई। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, R, ये O हो जाएगा। अथवा दूसरी परिभाषा भी बनेगी यहाँ से, अथवा परिभाषा क्या बनेगी, अथवा किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा किसी गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म खंड द्वारा उसके केंद्र से
उसके केंद्र से, केंद्र पर लिख दिया, केंद्र से घिरे हुए, केंद्र से घिरे हुए सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तथा त्रिज्या के, वर्ग के, त्रिज्या के वर्ग के अनुपात को, वर्ग के अनुपात को, अनुपात को घनकोण कहते हैं, घनकोण कहते हैं। हो गया। अर्थात सूत्र यहाँ से बनेगा, इसी परिभाषा के अनुसार जो हम सूत्र भी बना लेंगे। तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। हो गया ना, बात समझ में आई। इसका मात्रक, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन होता तथा यह विमाहीन राशि है, तथा यह विमाहीन राशि। नोट करो जल्दी। तो यह विमाहीन राशि है। हो गया ना भैया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से। अगली हेडिंग है वैद्युत फ्लक्स। क्या है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। देखो वैद्युत फ्लक्स क्या है। किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर से, वैद्युत क्षेत्र के भीतर से, वैद्युत क्षेत्र के भीतर से होकर, भीतर से होकर गुजरने वाली, बल रेखाओं की संख्या को, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। हो गया ना भैया। किसी वैद्युत क्षेत्र के भीतर से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं सदैव काल्पनिक होती हैं। इसी में लिख सकते हैं हम
वैद्युत बल रेखाएं सदैव काल्पनिक होती है। ठीक है, और यहाँ लिख रहे हैं वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भैया, हो गया ना। नीचे लिखना अतः इसका सूत्र होता है डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ध्यान रखना, ये सूत्र है, इसको हमेशा याद रखना। डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है ना। अगर हम इसे और अच्छे फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखा जा सकता है ना भैया। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 11th में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू पढ़ा था ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हो गया भैया। तो जहाँ पे ई डॉट डी ए है, इसे हम लिख सकते हैं डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों में समाकलन कर देंगे तो इधर आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कास थीटा। हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा। इधर तो केवल बचेगा फाई ई इक्वल टू, इधर हो जाएगा ई कॉस थीटा, बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा डी ए। बात समझ में आ गई। और वैसे भी अगर डी ए को हम ए लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ध्यान से, जो डायरेक्शन होती है दोनों की वो सेम होती है, ऐसे इस तरीके से। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 0। यहाँ लिख रहे हैं यदि थीटा बराबर 0 तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ए। बात समझ में आ गई भैया, नोट करो जल्दी। हो गया ना, जल्दी करो भाई। हो गया ना भैया।
इसको हम इरेज कर रहे हैं। थोड़ा विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लेते हैं हम, क्या चीज़ें हैं। यहाँ लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। देखो ध्यान से, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, ठीक है, पहला। और दूसरा, जब वैद्युत पल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हों, जब, दूसरा इसका चरित्र चित्रण है, जब वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बल रेखाएं किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हूँ, किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ, हो गया। तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। हो रही हूँ तो तब वैद्युत फ्लक्स, तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। धनात्मक होता है, ठीक है। और जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ के अंदर जा रही हैं, जब वैद्युत बल रेखाएं, जब वैद्युत बल रेखाएं, जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर जा रही हैं, बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर जा रही हों, किसी पृष्ठ के अंदर जा रही हूँ, तब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है। तब वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता है, ठीक है ना भैया। तब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। यानी वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, लेकिन जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से बाहर निकल रही हों तब वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होता है। लेकिन जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर जा रही हों तब वैद्युत फ्लक्स कैसा होता है बेटा, ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। देखो ध्यान से, देखो एक डायरेक्शन हम बना दे रहे हैं यहाँ पे, समझ में आया। एक डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान देना।
कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है वो ऐसे। ठीक है, देखो यहाँ से पता चल रहा है ना, इसके दो पृष्ठ हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कंफर्म हो गया? देखो यहाँ से पता चल रहा है, मान लेते हैं वैद्युत बल रेखाएं ये जा रही हैं ऐसे, ऐसे। ये सब है वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है ना बेटा? इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं ऐसे। इस तरीके से, और ये बाहर की तरफ निकल रहे हैं। इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है ना बेटा? अब इधर देखो, जो फर्स्ट इधर है इसको हम क्या लेते हैं? हमने कहा था ना कि जिस तरफ जा रही हैं उससे क्या लेते हैं? ऋणात्मक। ये पृष्ठ के अंदर, यहाँ देखो, जब बल रेखाएं किसी पृष्ठ के बाहर निकल रही हो तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? धनात्मक। तो जो बाहर निकल रही है क्या होगा? धनात्मक। तो इधर जो फाई ई इक्वल टू होगा वो केवल होगा क्या? ई इंटू ए। क्या होगा? ई इंटू ए, क्योंकि इधर ये बाहर निकल रही हैं। और जब अंदर जा रही हो तो जो इधर जो होगा क्या कहते हैं, फाई ई की वैल्यू वो होगा माइनस ई इंटू ए। इस तरीके से बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये डायग्राम नोट करो जल्दी से, जल्दी करो भाई। हो गया ना? अब इसे इरेज करते हैं। लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा। वैद्युत फ्लक्स का वैद्युत फ्लक्स का वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक एवं बीमा। ठीक है भैया, हम जानते हैं फाई ई इक्वल टू
ई इंटू ए होता है। फाई ई इक्वल टू क्या होता है बेटा, ई इंटू ए। अब वैद्युत क्षेत्र की विमा निकाल लेते हैं पहले। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, बोलो भाई। फाई ई इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। और जो इसका मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाई ई की जो मात्रक आ गया वैद्युत फ्लक्स का, वो आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये इसका मात्रक होगा। ठीक है, और बीमा देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे। बीमा क्या होगी बेटा, यहाँ से अगर देखा जाए तो न्यूटन अगर यहीं से निकाल लेता है एम एल टी -2, ठीक है, और अपान कूलाम है तो ए टी क्या हो जाएगा, ए टी, और इंटू मीटर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, एम एल क्यूब टी -3, ठीक है, और ए -1, ए -1, ठीक है ना। यदि नोट करो, इसकी बीमा हो गई है। और यह लिख देते हैं, वैद्युत फ्लक्स का एक अन्य मात्रक भी होता है। वैद्युत फ्लक्स का एक अन्य मात्रक होता है, एक अन्य मात्रक होता है, वो होता है आपका वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना भैया, जल्दी कर लो इसे। तो इसको हम इरेज करते रहे। हेडिंग लिखना, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय या गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम, दोनों चीजें लिख सकते हैं, या गॉस का नियम। ठीक है, गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार, ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी आवेश के कारण, किसी, यहां लिख देंगे किसी बंध अनुसार, किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ में रखे आवेश के कारण, रखे आवेश के कारण, आवेश के कारण, ठीक है, रखे आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स,
उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की कुल मात्रा, उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स की कुल मात्रा उत्पन्न आवेश काढ़ा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स की कुल मात्रा पृष्ठ में रखे आवेश के, पृष्ठ में रखे आवेश का पृष्ठ में रखे आवेश का 1/ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है। हो गया ना? अर्थात फाई ई इक्वल टू क्यू का 1/ε0 गुना हो जाएगा 1/ε0। यहाँ से लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू Q/ε0। जल्दी कर लो इसको, जल्दी करो तो इसकी प्रूविंग पढ़ते हैं, ठीक है ना बेटा? जल्दी करो तो। जल्दी कर लो भाई, हो गया ना? इसको हम रेस करते रहे यहाँ से। अब हेडिंग लिखेंगे गॉस के प्रमेय या गॉस के नियम की उत्पत्ति, गॉस के नियम की उत्पत्ति, ठीक है ना? गॉस के नियम की क्या पढ़ेंगे? उत्पत्ति। बस समझ में आ गई ना? चलो देखो ध्यान से, यहाँ लिखने चल रहे हैं। सपोज करते हैं ये कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ एक हम गोला ले ले रहे हैं ताकि अच्छे से प्रूव हो जाए, ठीक है ना भैया? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? यहाँ हम ले ले रहे हैं गोला, कुछ इस तरीके से, ठीक है? जिसकी त्रिज्या क्या है? जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है, और सपोज करते हैं ये इतना क्षेत्रफल कवर किया है केंद्र से ऐसे, जो ये क्षेत्रफल है वो है dA, क्या है? dA, ये है O। सपोज करते हैं इसी में Q आवेश रखा गया है, ठीक है ना? बात समझ में आई ना? और विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है हमें, मतलब फाई ई निकालना है, ठीक है ना? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो यहाँ लिखेंगे माना किसी बंद पृष्ठ में, माना किसी बंद पृष्ठ में
उपस्थित आवेश बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, माना किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश प्लस क्यू है, ठीक है ना। बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश प्लस क्यू है, ओके। ठीक है ना बेटा, बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश प्लस क्यू है, जिसके कारण बिंदु P पर, यहाँ कोई बिंदु ले जाए P, यहाँ कोई बिंदु क्या ले जाए P, जिसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, ठीक है भैया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और यहाँ लिखेंगे तथा केंद्र से आंतरित सूक्ष्म क्षेत्रफल जो है वो है DA है, ठीक है ना। केंद्र से आंतरिक सूक्ष्म क्षेत्रफल DA है। यदि केंद्र तथा बिंदु P के बीच की दूरी, बिंदु P के बीच की दूरी केंद्र तथा बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r हो तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार फाई E इक्वल टू, या ऐसे ही लिख सकते हैं, d फाई E इक्वल टू E वेक्टर डॉट TA वेक्टर, ओके। सपोज करते हैं ये हो जाएगा DA वेक्टर, और यहाँ उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हो जाएगी वो E वेक्टर हो जाएगी, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर हो गया ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू क्या होती है, AB cos थीटा। तो यहाँ से जो मिलेगा वो मिलेगा d फाई E इक्वल टू, क्या मिल जाएगा बेटा, जल्दी करो, E वेक्टर
ई वेक्टर डी ए वेक्टर और हो जाएगा कॉस थीटा। बात समझ में आई। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है, देखो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए, जो थीटा है, जो इसकी क्षेत्र है वो समांतर में है ऐसे, ठीक है ना, एक ही दिशा में। तो थीटा की वैल्यू यहाँ हो सकती है 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी 0 डिग्री। जब यहाँ रखेंगे 0 डिग्री तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस 0, ठीक है। और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो डी फाई ई इक्वल टू ये हो जाएगा तुम्हारा ई इंटू डी ए। समझ में आ गया। तो ये हम लिख सकते हैं, इतना हो गया ना, इसको हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं बेटा, ठीक है ना। चलो देखो, डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, यानी सिर्फ दोनों पक्षों में समाकलन करने पर ये हो जाएगा आपका डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए हो जाएगा। तो इधर तो हो जाएगा केवल फाई ई इक्वल टू, इधर हो जाएगा आपका भैया ई इंटू डी ए का हो जाएगा ए। कोई दिक्कत तो नहीं है। और हम लोग जानते हैं ई इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और गोले का क्षेत्रफल का सूत्र, गोले का कुल क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो ए इक्वल टू होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। चलो देखो, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाई ई की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई ना। फाई ई की वैल्यू मिलेगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई ना। पूरा हो गया ना, नोट करो जल्दी, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। जल्दी करो, तो हो गया ना बेटा। चलिए एक क्वेश्चन देखो, जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल देखो ध्यान से। एक एग्जांपल है आपका, अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर
1 मीटर 1 मीटर भुजा वाले 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर किसी घन के केंद्र पर किसी घन के केंद्र पर, ठीक है, किसी घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा है। 1 कूलाम का आवेश रखा है। 1 कूलाम का आवेश रखा है, हो गया। उसके बाद क्या है रखा है, घन के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यहाँ लिखेंगे घन के पृष्ठ से, घन के पृष्ठ से कुल कितना, पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, ठीक है ना, कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है, ठीक है ना, कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। घन के किसी एक फलक से, घन के किसी एक फलक से, घन के किसी, घन के किसी एक फलक से, फलक से, ठीक है, फ्लक्स से कितना फ्लक्स घनत्व गुजरेगा, कितना फ्लक्स घनत्व गुजरेगा, फ्लक्स, एक फ्लक्स से कितना, कितना फ्लक्स घनत्व गुजरेगा, घनत्व गुजरेगा, ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। देखो देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं हम जानते हैं कि घन, घन एक बंद पृष्ठ है, घन एक बंद पृष्ठ है, ठीक है ना। और यहाँ लिख सकते हैं घन का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बराबर 6a² होता है। तो लिख सकते हैं घन के, या लिख सकते हैं घन में कुल 6 फलक होते हैं, घन में कुल 6 फलक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं अतः एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/6, ठीक ना, 1/6, ठीक ना, और इंटू
कुल क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ऐसे ही 1/6 लिख देते हैं, 1/6, ठीक है ना। या लिख सकते हैं एक फलक का ये एक फलक से, यहाँ पूरा लिख दे रहा है, एक फलक से होकर, एक फलक से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स बराबर हो जाएगा 1/6 × 5e, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या है, 5e = q/ε0। तो रख देते हैं, यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, फ्लक्स बराबर 1/6 × q/ε0, ये हो जाएगा q/ε0, 6/ε0 हो जाएगा। अब लिखेंगे अतः फ्लक्स घनत्व बराबर, अब देखो Q का मान कितना है, 1 है कि नहीं है। Q का मान अगर 1 यहाँ रख देंगे तो 1/6/ε0, ये हो जाएगा फ्लक्स घनत्व। जल्दी करो, बस समझ में आ गई ना, जल्दी नोट करो भाई। हो गया, अब इसे इरेज कर दे रहे हैं। एक छोटा सा और है, देखो क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर इक्वल टू 2i + 4j 2i कैप + 4j कैप + 7k कैप + 7k कैप, ठीक है, में पृष्ठ ए बराबर, पृष्ठ ए वेक्टर बराबर 10j कैप रखने पर पृष्ठ से होकर गुजरने वाले पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए, कीजिए, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे, दिया है E वेक्टर बराबर 2i कैप + 4j कैप + 7k कैप, ये दिया गया है। और A वेक्टर इक्वल टू 0i कैप + 10j कैप + 0k कैप, आप जानते हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं
हम जानते हैं ई वेक्टर बराबर फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पे फाई ई इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, और ए वेक्टर की वैल्यू है 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 10, आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1, लेकिन आई 2 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 है प्लस 7 इंटू 0। ओके बेटा, 0 प्लस 40 प्लस 0, 40 यूनिट क्या लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। नोट करो जल्दी से, ये तुम्हारा आंसर हो गया, जल्दी कर लो। हो गया ना, जल्दी करो भाई। यहाँ लिख सकते हैं छोटा सा और देखो प्यारा सा क्वेश्चन। यदि यदि किसी बंद पृष्ठ में एक कूलम आवेश रखा हो, एक कूलम आवेश रखा हो तो एक कूलम आवेश रखा हो तो पृष्ठ में उत्पन्न फ्लक्स की गणना कीजिए। फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है ना, यहाँ से लिख सकते हैं, दिया है Q बराबर कितना 1 कूलम। Q बराबर कितना दिया बेटा 1 कूलम। ठीक है, और हमें फाई ई निकालना है। फाई ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क गॉस की प्रमेय क्या है, फाई ई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इक्वल टू Q की वैल्यू 1 है अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जान तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। तो फाई ई इक्वल टू 1 अपॉन 8.85 और ऊपर हो जाएगा 10⁻, कितना +12। ठीक है, पॉइंट हटा दो, ऊपर 00 लगा दो, तो यहाँ से हो जाएगा फाई ई की वैल्यू 100 अपॉन 8.85, सॉरी पॉइंट हट जाना, इंटू 10⁻12। 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, ऊपर 20 आ गया। 5 5 से कम 5, 3 बचेगा, ये 38 हो जाएगा। 5 7 35, 3 बचेगा, 5 7 35। ठीक है, ये हो जाएगा 20/177।
अब इधर देखो ध्यान से, इससे अगर एक जीरो ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻11 और डिवाइड कर दो 200 डिवाइडेड बाई 177, 1 टाइम्स जाएगा 177, लिख दो कितना आएगा 3, 9 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 2, ठीक है। और यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 0 लगा दो। अब कितने टाइम जाएगा, 1 ही टाइम जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो 177, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या बचेगा 2, 12 में से 12, 7, 5, 12, 5 बजेगा, ठीक है ना। बस तो सीधा सीधा यही लिख रहे हैं 1.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। फाई ए की वैल्यू नोट करो, जल्दी करो।